नमस्कार। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और उसकी गौरव गाथा का जीवंत दस्तावेज है। यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला और क्षेत्रफल के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में आध्यात्म, राष्ट्रवाद, कूटनीति, राजनीति, संस्कृति का एक ऐसा अनूठा तालमेल है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश वही पावन भूमि है जहां श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध अवतरित हुए, तो संत कबीर और महावीर स्वामी ने इसे अपनी कर्म भूमि बनाया। कहा जाता है कि भारत की सत्ता का रास्ता, राजनीति का रास्ता लखनऊ और वाराणसी से होकर ही दिल्ली पहुंचता है। उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं और यही वजह है कि इसे भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। उत्तर वैदिक काल में इस देश को ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। इसे ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य जैसे महान मनीषियों ने साधना की। महाकाव्यों का यहाँ पर उद्गम हुआ, जैसे कि हमारे दो महान काव्य हैं रामायण और महाभारत। इनका भी जो लेखन है वो इसी धरा पर हुआ है। जब आर्य सिंधु और सतलज के मैदानों को पार करके गंगा, यमुना और घाघरा के उपजाऊ मैदानी भागों में बसे, तब उन्होंने इसी क्षेत्र को अपना मुख्य निवास स्थान बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यावर्त और बाद में भारतवर्ष पड़ा। तो आज इसी उत्तर प्रदेश को हम इस क्लास में समझेंगे। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अध्ययन के दृष्टिकोण से हम उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। वैसे ही हम उत्तर प्रदेश को इन 3 कैटेगरी के माध्यम से समझेंगे। आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को जानेंगे। हम समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में, जिसे आप पाषाण काल के नाम से जानते हो, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था, कौन से स्थान उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं। आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनका क्या मीनिंग होता है, आगे हम समझते हैं। तो देखिए, ये इंडिया के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो जो भी बेसिक अवधारणाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो हम इतिहास जब हमने पढ़ा है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें सीखी हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के इतिहास को पढ़ेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिलता है, अर्थात मानव यहाँ पर लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसके बारे में जानकारी जो मिलती है इस काल के बारे में, पत्थर के औजार जिन्हें वो यूज़ करते थे शिकार के लिए, मिट्टी के बर्तन, गुफा और चित्रों से जानकारी मिलती है। इस काल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस क्लास के बाद हम MCQ भी अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने इस क्लास में कितना कुछ सीखा है। आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? तो ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जैसे कि आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी लिपि का तो पता चला है कि यहाँ पर लेखन कार्य हुआ है। तो लिपि तो है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक। ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। आप कहोगे कि वैदिक काल के बाद जो कालखंड है वो हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं। उसमें आपने देखा कि वैदिक काल में कई सारे वैदिक ग्रंथ और उपनिषद, वेद, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और हमने उनको अध्ययन भी किया है। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की, और उसमें हम पहली अपनी कैटेगरी देखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में आप देखोगे कि इंसान जो है खानाबदोश रहता था। जहाँ उसको भोजन पानी की व्यवस्था मिली वहाँ रहता था और चला जाता था दूसरी जगह, और केवल शिकार और कंदमूल इकट्ठा करके अपना पेट भरता था। अब पुरापाषाण काल से संबंधित स्थान उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, तो वो समझिए। बेलन घाटी जो प्रयागराज के अंतर्गत है, लोहदा नाला क्षेत्र जो भी, ये भी प्रयागराज के अंतर्गत है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? लोहदा नाला क्षेत्र से तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सोनभद्र के अंतर्गत आप देखोगे कि सिंगरौली घाटी एक प्रागैतिहासिक कालीन जो पुरापाषाण काल पड़ता है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ये स्थल है। चकिया, चंदौली और चौपानी मांडो, ये भी पुरापाषाण कालीन उत्तर प्रदेश में स्थल है। चर्च से बने औजार, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं।
कई सारे ऐसे स्थल होंगे जो आपको पुरापाषाण काल में भी देखने को मिलेंगे, मध्य पाषाण काल में भी देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही स्थान आपको 2-3 जगह देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बेलन घाटी मैंने आपको बताया, तो बेलन घाटी मुख्य रूप से प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जिलों के बीच बेलन नदी के किनारे किनारे ये फैली हुई है। प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई होती है, और यह भारत की एकमात्र, जब बात आती है एकमात्र की, तो उसे ध्यान देना चाहिए आपको कि ये भारत की एकमात्र ऐसी घाटी है जहाँ पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों कालों के साक्ष्य एक के बाद एक क्रमिक रूप से प्राप्त होते हैं। हमने बात की यहाँ पर चोपानी मांडू की, तो इसी घाटी के अंतर्गत चोपानी मांडू, कोल्डी हवा, मगहड़ा प्रमुख पुरातात्विक केंद्र हैं। तो अब आगे समझिए मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल आते हैं। तो मध्य पाषाण काल में आप देखोगे कि पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे छोटे औजार मनुष्य यूज करने लगा था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है या फिर लघु पाषाण कहते हैं। तो ये वो छोटे छोटे औजार हैं। अब उत्तर प्रदेश में कौन से स्थल जो हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, तो पहले समझिए प्रतापगढ़ के अंतर्गत एक जगह है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से झोंपड़ी के साक्ष्य मिले, मतलब जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो स्थायी रूप से लगता है कि यहाँ पर रहने लगा था। मानव आक्रमण एवं युद्ध के साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से मिलते हैं। 15 शवाधान, मतलब 15 शवाधान मिले हैं, जिसमें मृतक जो होता था, जिसको दफनाया गया है, उसका सिर पश्चिम की ओर होता था। महदहा से स्त्री और पुरुष के दोनों के साथ साथ शवाधान मिले हैं। दमदमा, इससे श्रृंगार के उपकरण, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो ये तीनों स्थान जो हैं हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे प्रयागराज की, तो प्रयागराज में चूपानी मांडू से हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियाँ यहाँ प्राप्त हुई हैं। एक और स्थल है प्रयागराज में लेखैया। 17 मानव कंकाल जो कि सर्वाधिक हैं उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक मानव कंकाल यहीं लेखैया में प्राप्त होते हैं। और शवों को दफनाने का एक यहाँ पर निश्चित पैटर्न था। अधिकांश कंकालों के सिर पश्चिम दिशा की ओर और पैर पूर्व दिशा की ओर हुआ करते थे। बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर में एक जगह है सुहागी घाट। सुहागी घाट, तो भारत में जो शैल चित्र हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, इनकी खोज 1867 से 68 के बीच में ACL कार्लाइल ने की थी। अब ये कहाँ पर है, तो इसी सुहागी घाट मिर्ज़ापुर क्षेत्र में की थी इन्होंने खोज। अब ये जो चित्र है, शैल चित्र हैं, इनकी खोज जो है भीमबेटका, जो इंडिया में सबसे पुराने चित्र माने जाते हैं, उनसे भी पुराने हैं ये। तो ये हैं आपके सुहागी घाट। तो इनकी खोज जो है सुहागी घाट की भीमबेटका से भी पहले हुई थी, लेकिन ये जो सुहागी घाट वाले हैं ये भीमबेटका से पहले के नहीं है। हालांकि खोज इनकी पहले हो चुकी थी, मैंने अभी गलती से बोल दिया था, खोज इसकी सुहागी घाट की पहले हो चुकी थी भीमबेटका से। अभी आगे देखिए नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल हैं। नवपाषाण काल में मानव ने जब शिकार छोड़कर कृषि और स्थायी जीवन शुरुआत कर दिया था, मतलब कृषि को नवपाषाण काल के अंतर्गत अपना लेते हैं। अब जब कृषि होने लगी तो बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक जगह उगाओ, खाओ पियो, तो स्थायी जीवन शुरू हो गया, सेटल लाइफ हो गई। तो उसने रहने के लिए, अब ये जो मानव है उसने रहने के लिए टॉन्स और बेलन नदी जैसी घाटियों को चुनना प्रारंभ कर दिया। इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण जो है उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी से सर्वप्रथम ली मैंसूरियर ने प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में एक और नवपाषाण कालीन स्थल है लहुरादेव संत कबीर नगर। ये जो स्थल बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान से क्लास को देखिए। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए और यहाँ से हम अटक भी जाते हैं, फंस भी जाते हैं। संत कबीर नगर में जगह पड़ती है लोहरादेव, ठीक है। हालिया खोजों के आधार पर, तो हालिया जो खोज हुई है उनके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारत की बात की जा रही है, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जहाँ से धान या चावल के साक्ष्य मिले हैं लोहरादेव संत कबीर नगर है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है कि यहाँ पर सबसे पुरानी, मतलब प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले स्थल हुआ करता था मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है,
यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे जो 7000 ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं। लेकिन हालिया खोजों की बात करें तो उसमें संत कबीर नगर के अंतर्गत लोहरा देव है, जहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मतलब मेहरगढ़ से पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक और स्थल है यहाँ पर कोल्डी हवा, जो इलाहाबाद के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है धान की भूसी, तो धान की जो भूसी है उसके साक्ष्य यहीं कोल्डी हवा से प्राप्त हुए। अब यहाँ स्पष्ट किया गया है कि लोहरा देव की खोज से पहले इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना चावल उत्पादक स्थल माना जाता था। लेकिन अब कौन सा है? लोहरा देव, संत कबीर नगर। अब ताम्र पाषाण काल की बात करें, जब इंसानों ने पत्थरों के साथ साथ अब तांबे का यूज भी शुरू कर दिया। इस संस्कृति की पहचान गेरुए रंग के बर्तन हैं। ये स्थल मुख्य रूप से गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ ताम्रपाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं, जैसे मेरठ में हस्तिनापुर, एटा में अतरंजी खेड़ा, कानपुर में जखेड़ा और सहारनपुर में गुरुकुलकांडी, बलिया, खैराडी, बिजनौर के अंतर्गत राजपुर परशु और बदायूं में बिसौली और बुलंदशहर। बिसौली की बात करें तो ये बिसौली उत्तर प्रदेश के बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। यहाँ से सबसे पहले 1949 में कुछ मूल्यवान तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिसे ताम्र निधियाँ कहा जाता है, जिसे खोदा किसने था? तो बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था। तो ये ताम्रपाषाण काल को हमने समझा उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे हम आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा काल जिसमें लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। मैं आपसे सवाल करूं, प्रश्न करूं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था? तो नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर कांसे का प्रयोग हुआ करता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए स्थल कौन से हैं? तो आलमगीरपुर मेरठ के अंतर्गत आता है और ये हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ है। यहाँ से कपास के प्रयोग के साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन मिले हैं और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। सहारनपुर के अंतर्गत दो स्थान हैं, बड़गांव और हुलास। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, मतलब हड़प्पा जब अपने पतन की अवस्था की ओर था उस समय के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। अब यहाँ पर एक स्थल है सनौली। सनौली जो है बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है और सनौली से 4000 वर्ष पुराने लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास का समय है। ताम्र, कांस्य युग और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था और उससे प्रभावित एक अलग क्षेत्रीय संस्कृति का स्थल है। मतलब हड़प्पा से अलग ये क्षेत्रीय संस्कृति थी। और भारत का अब तक का सबसे बड़ा शाही कब्रिस्तान जो है इसी सनौली बागपत के अंतर्गत मिला है, जिसमें 125 से अधिक मानव की समाधियां शामिल हैं। घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले लकड़ी और तांबे से बने रथ यहाँ मिले हैं। खुदाई में तांबे की 2 मुही तलवार, ढाल, तीर कमान, भाले, तांबे की हेलमेट ये सब मिला है। और महिला कंकालों के पास भी तलवारें और हथियार मिले हैं। अब इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि उस समय महिलाएं जो थीं यहाँ की युद्ध में भाग लेती थीं। तो सनौली के बारे में जाना हमने। अब बात आती है कि इंसान ने तांबे का यूज़ किया, कांसे का यूज़ किया। अब धीरे धीरे इसने लोहे की खोज की, लोहे का उपयोग करने लगा। तो लोहा बहुत मजबूत चीज़ होती है। लोहे के प्रयोग से जो है उसने मोटे मोटे पेड़ों को भी काटा, जिससे कृषि कार्य आसान हुआ। तो मानव यहाँ पर लोहे का यूज़ करने लगा था और उससे क्या हुआ, कृषि की सूरत बदली। साथ ही बड़े बड़े साम्राज्य, महाजनपदों की भी नींव रखी। अब लौह युगीन संस्कृति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्थल देखोगे आप तो अतरंजी खेड़ा एटा जिले के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ से जो है 1000 ईसा पूर्व के लोहे के प्रयोग के पहले प्रमाणिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। और यहाँ से लोहे को पिघलाने वाली भट्टियाँ, लोहे का कचरा, धातु साफ करने वाले चिमटे, लोहे की कुल्हाड़ियाँ, हंसियाँ, बाड़ाग्र ये सब मिले हैं। और इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग केवल लोहे के उपयोग से ही परिचित नहीं थे, बल्कि वे स्थानीय स्तर पर लोहे का निर्माण भी करते थे। एक स्थल है जखेड़ा, एटा जिला अतरौली के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ से लोहे का एक दरांती और एक हल मिला है।
चंदौली जिला के अंतर्गत जगह पड़ती है मल्हार। यहाँ सोनभद्र के पास चंदौली के मल्हार से भी अत्यंत प्राचीन लौह धातुमल स्लैग और भट्टियां मिली हैं। कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर लौह युगीन बस्तियों और सुरक्षा दीवारों के साक्ष्य मिले हैं। श्रावस्ती हस्तिनापुर मेरठ के अंतर्गत पड़ता है, जो अहिच्छत्र जो बरेली में पड़ता है। इन सभी उत्तर वैदिक कालीन और महाभारत कालीन स्थलों से बड़े पैमाने पर चित्रित धूसर मृदभांड और लोहे के हथियार मिले हैं। अब बात करेंगे हम ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल जिसकी लिपि मौजूद है, लेखन की परंपरा रही है और उसको हमने पढ़ भी लिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम इन दोनों कालों को एक बार में ही समझेंगे। उत्तर प्रदेश में वैदिक काल का क्या महत्व है? तो ये जो उत्तर प्रदेश है, भारतीय संस्कृति और वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य निवास स्थान सरस्वती और यमुना नदी के बीच था। बाद में उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र का विस्तार हुआ और गंगा यमुना दोआब के इलाके वैदिक संस्कृति के प्रमुख केंद्र बन गए, जिसे क्या कहा जाता था? ब्रह्म ऋषि देश। इस काल में लोहे की खोज के साथ साथ आर्यों ने उत्तर प्रदेश के जंगलों को भी साफ किया और स्थायी रूप से यहाँ पर उन्होंने बसना प्रारंभ कर दिया। यहाँ 3 सबसे शक्तिशाली जनपदों का उदय होता है, जिसमें पहला है आपका कुरु, पांचाल और काशी। कुरु की बात करें तो कुरु जो है मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी हस्तिनापुर जो आज के मेरठ के आसपास पड़ती है। यह क्षेत्र, पांचाल की बात करें तो ये क्षेत्र जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच स्थित है। इसकी राजधानी काम्पिल्य फर्रुखाबाद थी। यहाँ के राजा प्रवाहन जयबली एक महान दार्शनिक थे। काशी की बात करेंगे तो यह वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र है। उपनिषदों के अनुसार काशी एक प्रमुख विद्या का केंद्र था। उत्तर वैदिक काल में ही बात करें तो कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। उत्तर प्रदेश की भूमि पर ही वैदिक धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों की रचना का संकलन हुआ, जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण। रामायण की बात करें तो इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पास बिठूर पड़ता है। बिठूर को ब्रह्मावर्त कहते हैं। इसी बिठूर आश्रम में उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की और माता सीता को अपने वनवास के दौरान इसी स्थान पर आश्रय मिला था और लवकुश का जन्म व दीक्षा इसी पवित्र भूमि पर हुई। महाभारत वेदव्यास ने लिखा और इसकी कथा हस्तिनापुर मेरठ के अंतर्गत जो पड़ता है वहाँ से संबंधित है। और किससे संबंधित है? कुरु वंश से संबंधित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम प्रयागराज इलाहाबाद के संगम के तट पर स्थित था। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म की। सबसे पहले जैन धर्म की बात करेंगे। इसकी स्थापना वगैरह कब हुई ये हमने इतिहास में जान लिया है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की क्लास कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जैन धर्म के पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। तो अयोध्या की बात करें अगर हम, तो अयोध्या जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। साथ ही इनके सहित 4 और तीर्थंकर हैं, जैसे ऋषभ देव को हमने जोड़ लिया, उसके बाद अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। इन सभी की जन्मस्थली अयोध्या है। मतलब 5 जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनकी जन्मस्थली अयोध्या है। और वाराणसी की बात करें, जिसे काशी कहा जाता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, श्रेयांसनाथ, इनका भी जन्म इसी क्षेत्र में माना जाता है। सारनाथ सेपुरी में 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म स्थान है। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी जो प्रयागराज के पास पड़ता है, जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 6ठे तीर्थंकर पदमप्रभ का जन्म होता है। ललितपुर में एक जगह पड़ती है देवगढ़। तो देवगढ़ में 31 से 40 प्राचीन जैन मंदिरों का एक विशाल समूह है। इन जैन मंदिरों का जो निर्माण है मुख्य रूप से उत्तर गुप्तकाल, गुर्जर प्रतिहार वंश और चंदेल राजवंश के टाइम पर लगभग 8वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ। श्रावस्ती की बात करें तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में ही हुआ। यहाँ का प्राचीन शोभनाथ मंदिर उनकी जन्मस्थली है। किसकी जन्मस्थली है? संभवनाथ की जन्मस्थली है शोभनाथ मंदिर। बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म हमने समझा उत्तर प्रदेश में, बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश में क्या इसकी स्थिति रही? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म
शाक्य गणराज्य वर्तमान लुम्बिनी नेपाल की सीमा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश की तराई में हुआ। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश जो जीवन है उत्तर प्रदेश में बिताया। सारनाथ की बात करें जो वाराणसी के अंतर्गत आता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश इसी सारनाथ में दिया था। इसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। यहाँ स्थित धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। सारनाथ को हम ऋषिपत्तन या मृगदाव भी कहते हैं। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया जो वर्तमान में हमारा भारत का राज चिन्ह है। बौद्ध धर्म में ही आप देखोगे कि फर्रुखाबाद में एक जगह पड़ती है संकिसा। संकिसा में बुद्ध अपनी माता को उपदेश देने के बाद ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से यहीं उतरे थे। कपिलवस्तु जो पिपरहवा सिद्धार्थनगर के अंतर्गत है, शाक्य वंश की यह राजधानी थी जहां बुद्ध ने अपने जीवन के शुरुआती 29 वर्ष बिताए थे। कुशीनगर यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण मुक्ति जहां पर उनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ, उस स्थान को दर्शाता है कुशीनगर। तो कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। यहाँ का महापरिनिर्वाण मंदिर और रामभर स्तूप अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल हैं। श्रावस्ती प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी थी। यहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। वहीं सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। वैशाली की बात करें तो संघ में महिलाओं को प्रवज्या धारण करने की अनुमति दी। और पहली ऐसी कौन सी महिलाएं थी? तो देखिए, प्रजापति गौतमी जो बुद्ध की सौतेली माँ थी, पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवज्या धारण की। 16 महाजनपदों की बात करें हम तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार पूरे भारत में 16 महाजनपद थी। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में थे। तो कई बार इन महाजनपदों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। तो कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी, ये 8 महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में थे। कई बार इनकी राजधानी भी पूछ लेते हैं। तो कुरु जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जो आधुनिक मेरठ और दिल्ली का एरिया है उसे कुरु के अंतर्गत रखते थे हम। पांचाल अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी जो बरेली के अंतर्गत आता है, और कामपिल्ली जो फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स कौशाम्बी को कहा जाता था। कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती या फिर कहें आप साकेत या अयोध्या। मल्ल इसकी राजधानी कुशीनगर, और पावा यह एक गढ़ राज्य था। मल्ल क्या था? एक गढ़ राज्य था। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। काशी वाराणसी के अंतर्गत इसकी राजधानी थी। संसार के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है। चेदी बांदा इसके अंतर्गत आता। चेदी के अंतर्गत शुक्तिमती इसकी राजधानी का नाम है शुक्तिमती, जो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है बांदा में पड़ता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत बांदा पड़ता है। वहाँ से कौन सा महाजनपद संबंधित है? वो है आपका चेदी। ये मैप है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ दिल्ली के आसपास देखोगे कुरु, मथुरा में सूरसेन और इधर वत्स, फिर यहाँ पर चेदी, काशी, मल्ल, कौशल, पांचाल। हालांकि ये एआई से निर्मित है, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, आप देख लेना। यहाँ पर आपके लिए कुछ एमसीक्यू हैं जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है और इनके उत्तर देने हैं। तो मैं यहाँ पर एमसीक्यू पढ़ूंगा। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो नवपाषाण काल के स्थल की बात की जा रही है और धान की खेती की बात की जा रही है। तो हमने क्या बताया था कि संत कबीर नगर के अंतर्गत लहुरा देव स्थान है, लेकिन लहुरा देव तो इस जगह है नहीं, तो हम यहाँ पर कोल्डी हवा को सही मानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? फटाक से उत्तर दीजिए, मेरठ के अंतर्गत है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र किस महाजनपद का हिस्सा था जिसे मध्य देश भी कहा जाता है? तो कुरु, पांचाल, कौशल ये सभी हैं, ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है किस स्थान पर दिया? तो पहला उपदेश उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ के अंतर्गत दिया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो 5वें प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी, ऑप्शन क। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों द्वारा लिखवाया गया था? 6वें प्रश्न का सही जवाब है मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और कुषाण वंश। इसमें सही है आपका शुंग वंश। तो देखिए, ये आपके टॉपिक से हट के प्रश्न आए हैं। ऐसे प्रश्न जो है आगे जो क्लास आएगी उसमें हम सीखेंगे। उसमें आप देखोगे कि सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे। बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश में स्थित
वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वत्स की हमने देखा। 7वें का क कौशाम्बी। सम्राट अशोक के शिलालेखों में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से शिलालेख अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश में मेरठ भी है, कौशाम्बी है, सारनाथ है। ये कलसी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देहरादून में है, तो इसलिए ये सही है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर व्यापार और मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र रहा है? 90वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो कुषाण वंश के अंतर्गत आप देखोगे कि मथुरा जो है व्यापार और मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र रहा है। गुप्त काल की बात करें तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ के अंतर्गत दशावतार मंदिर उपस्थित है। ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपसे नहीं आए होंगे, आपने ध्यान में नहीं दिए होंगे, क्योंकि मैंने इसे कवर नहीं कराया इस क्लास में। आगे जो क्लास आएंगी, अभी 2 क्लास और बाकी हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित, उन 2 क्लास में हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। फिर हम फाइनल एक उत्तर प्रदेश के इतिहास का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें आप देखोगे कि MCQ होंगे, उन MCQ को सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए।